क्लास। आज हम लोग बायोलॉजी का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। हम शुरू किए थे, सबसे पहले हमने शुरू किया था सेल। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं। सेल में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले सेल क्या है? सेल है हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सारी लाइफ किससे बनी है? सेल से बनी है। ये हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये सब हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है, यानी कि हर उस लिविंग चीज की जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन, ये दोनों चीज किससे बनी है? सेल से। ये हमने पढ़ा था सेल के बारे में। और क्या बोला था कि ये जगह, ये एक प्लेस है फॉर ऑल दी मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जितने भी लाइफ एक लिविंग मटेरियल में, लिविंग बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, वो सब भी कौन हो जाता है? सेल के अंदर होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती क्या है? वो रिएक्शंस जिसकी मदद से या तो खाना बनता है या फिर खाना टूटता है, उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है? या तो फॉर्मेशन होती है कोई चीज की, जैसे कि एंजाइम वगैरह की फॉर्मेशन होती है, या फिर कोई चीज का ब्रेक डाउन होता है, टूटता है कोई चीज, जैसे कि ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी मिलती है। जब फॉर्मेशन होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और जब कोई चीज काटते हैं, ब्रेक डाउन होता है, तो काट से आया कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ये हमने सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ी थी। फिर हमने डिस्कवरी पढ़ा था, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले हमने डिस्कवरी में पढ़ा था कि सबसे पहले डेड कॉर्क सेल्स डिस्कवर हुए थे। डेड सेल्स को डिस्कवर किया गया था। कॉर्क क्या होता है? जो पेड़ की छाल होती है ना, बार्क की जो छाल होती है, उसे बोलते हैं कॉर्क। तो डेड कॉर्क सेल्स, ये इसमें सबसे पहले सेल की डिस्कवरी हुई थी। ये से किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किया था ना। हाँ, दूसरे आए हमारे जिन्होंने लिविंग सेल को पहली बार देखा, और ऐसे ऐसे देखो नहीं, मोटाइल चलते फिरते लिविंग सेल्स। ये किसने देखा? ल्यूवेन हुक ने। उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स देखी। फिर आते हैं एक इंसान ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। जो सेल के अंदर एक सेल है, उसके अंदर एक डेंस पार्ट होता है जिसके अंदर सारी जेनेटिक मटेरियल कैप्चर होती है, उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसे किसने डिस्कवर किया? इसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ये चीज हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी किसने की थी? सब 3 साइंटिस्ट ने मिलकर की थी। सबसे पहले तो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे? श्लेडर, जो कि एक जर्मन बोटानिस्ट थे ना। इन्होंने क्या बोला था कि जितने भी प्लांट्स हम आज के जमाने में देखते हैं, वो सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वो सब बने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से, है ना, अलग अलग तरह के सेल्स। यानी कि हर प्लांट के अंदर सबसे बेसिक सामान क्या है? सेल। क्योंकि वो बोटानिस्ट थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ प्लांट की बात की। फिर आए नेक्स्ट श्वान। ये कौन? ये भी जर्मनी थे, लेकिन जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट यानी कि एनिमल पे रिसर्च करने वाले। तो इन्होंने बताया कि एनिमल और प्लांट जितने भी हमारे सेल्स हैं दुनिया में, उन सबके पास एक सेल मेम्ब्रेन है। उन्होंने क्या बताया कि एक तरह की मेम्ब्रेन सबके अंदर, सबके ऊपर होती है, हर सेल के अंदर, उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने और क्या बताया? इन्होंने बोला एक प्लांट के अंदर एक स्पेशल टाइप की आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, उसे नाम दिया सेल वॉल, CW यानी कि सेल वॉल। तो इन दोनों ने साथ में मिलकर सेल थ्योरी की हाइपोथेसिस की। सेल थ्योरी का फर्स्ट स्टेटमेंट था, सेल थ्योरी का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये बात किसने कही? श्लेडर और श्वान ने मिलकर ये एक लाइन, फर्स्ट लाइन कही गई, सेल थ्योरी की फर्स्ट लाइन। अब इस थ्योरी, इस जो थ्योरी थी, इसमें कुछ करेक्शन
जो हमारे वर्चाओं ने की। इसमें हमें ये तो बताया गया कि हाँ सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स होती है, सेल्स और प्रोडक्ट, उनके जो प्रोडक्ट है उससे सेल लिविंग बीइंग्स बनते हैं। लेकिन ये सेल्स आते कहाँ से? क्या हम जितने साल हम जीते उतने साल सेल तो नहीं जीते, है ना। हमने देखा है कि आरबीसी फॉर एग्जांपल ये तो सिर्फ 120 ही दिन जीता है। तो फिर हमारी बॉडी में कभी आरबीसी की कमी क्यों नहीं हुई एक नॉर्मल बॉडी में? इसका जवाब देते हैं हमारे वर्चा। वर्चा ने क्या कहा? उन्होंने एक बहुत फेमस लाइन कही, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि ऑल लिविंग cells arise from pre-existing cells। जितने भी सेल्स अभी जी रहे हैं वो सब कहां से आए? वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से तो आए। पिछली आरबीसी नहीं, नया आरबीसी बनाया मरने से पहले, तो फिर अभी नया आरबीसी उसका जगह पे काम कर रहा है। तो ये किसने बताया? वर्चा ने। यानी कि हमारी सेल थ्योरी की दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। दूसरी स्टेटमेंट है ऑल लिविंग बीइंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस सेल थ्योरी की कुछ एक्सेप्शंस भी है जो इस थ्योरी को फॉलो नहीं करते। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? हमें एनसीईआरटी में दो ही एक्सेप्शन दी गई है। पहली एक्सेप्शन दी गई है ऑफ कोर्स वायरस, क्योंकि ये सेल नहीं है, भले ये सेल नहीं है, इसको हम ए सेल्यूलर बोलते हैं कि पूरा सेल नहीं है, फिर भी तो ऑफ कोर्स ना ही ये सेल से बना है ना ही कोई प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना है, लेकिन ये लिविंग है, तो इसलिए ये एक एक्सेप्शन हुआ। दूसरा हमारा आरबीसी। आरबीसी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि नॉर्मल सेल्स में नहीं होती, जैसे उसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता। तो ये सब क्या हो गए? एक्सेप्शंस हो गए सेल थ्योरी के। आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? इसके नाम पे घुस है। प्रो का मतलब होता है, जो प्रो है इसका मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, प्रिमिटिव। कैरियोटिक, ये वर्ड आया है एक वर्ड कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि बहुत पौराणिक जमाने के पुराने सेल्स, पुराने न्यूक्लियस वाले सेल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। जितने भी हमारे बैक्टीरिया वगैरह वो सब किसके अंदर आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। तो इसके अगर मैं कुछ लाइन्स लिख दूं इसके बारे में, तो पहली लाइन क्या होगी कि इसके अंदर क्यों ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोला जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर, वो मेम्ब्रेन लेस होता है, उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती। सिमिलरली जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स क्या होता है? ऑर्गेनेल्स होता है सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं उसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, सेल के अंदर क्या ऑर्गेनेल्स, ये सभी मेम्ब्रेनलेस होते हैं। ये भी एक खासियत है प्रोकैरियोटिक सेल की। अब अगर इसका एक छोटा सा इजी सा डायग्राम, टिपिकल डायग्राम बनाए तो कैसा दिखेगा? शुआन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि हर एक सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये तो हमारे शुआन ने कहा था हमें। हाँ, उसके ऊपर इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे प्लांट सेल में होती है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसे हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल। इसके भी ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इतना प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत छोटा प्रिमिटिव है, प्लस ये बहुत हार्श जगह पे रहता है, बहुत हार्श क्लाइमेट में रहता है, इसलिए इसके ऊपर भी एक लेयर होती है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ये सब क्या है, कैसे बना है, किससे बना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये हो गया। अब इसके अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, हमने बोला कि इसके अंदर मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस होता है,
यहां एक ऐसे फैला हुआ, ये उसका जेनेटिक मटेरियल। क्या ये जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो ये हो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, ये उसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल एक तरह का क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ये जो पार्ट है ये बहुत एक डेंस क्लाउड की तरह होती है जहां पे जेनेटिक मटेरियल रहता है। इस क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है। क्योंकि इसके अंदर तो न्यूक्लियस है नहीं, मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो कुछ तो जगह होनी चाहिए जहां पे जेनेटिक मटेरियल रह सके। तो ये क्लाउड लाइक डेंस स्ट्रक्चर इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स, ऑफ कोर्स ये भी क्या होंगे, मेम्ब्रेन लेस होंगे। प्रोकैरियोटिक में कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। ये क्या है, इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेनल नहीं होता जो मेम्ब्रेन बाउंड हो। ये है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमें पता है क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ एक्सटेंड होता है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक्सटेंड हो या फिर इसे इनफोल्डिंग बोलते हैं। जब ऐसे इनफोल्ड हो जाए इसे हम, इस पार्ट को बोलेंगे मीसोसोम्स। ठीक है, और भी यहाँ पे इनफोल्डिंग अगर हो गई, कुछ कुछ ऐसे इनफोल्डिंग के ऊपर क्या होता है, पिगमेंट्स जमा हो जाते हैं। क्या होता है, इनके ऊपर पिगमेंट्स जमा हो गए। पिगमेंट्स क्या करते हैं, कलर देते हैं। पिगमेंट्स कलर देते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, ये सब काम करते हैं। तो अब ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, अब ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया क्रोमैटोफोर, यानी कि इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन मीसोसोम्स। मीसोसोम्स के ऊपर अगर कुछ पिगमेंट्स आ गए इसे हम बोलेंगे क्रोमैटोफोर। ये तो क्या अंदर की इनफोल्डिंग की बात, बाहर में भी तो इनफोल्डिंग हो सकती है। जब बाहर में इनफोल्डिंग होती है वो भी तीन तरह से इनफोल्डिंग हो सकती है। एक होता है ऐसे हेयर लाइक, ऐसी इनफोल्डिंग, इस इनफोल्डिंग को हम बोलते हैं फिम्ब्रे। ये चिपकने में मदद करती है बैक्टीरिया को, कोई सब सरफेस पे चिपकने में कौन मदद करता है, हेयर लाइक फिम्ब्रे। और भी तरह का हो सकता है, जैसे कि ये ऐसा, ऐसी एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन को हम लोग बोलते हैं पिलाई। पिलाई ये किसमें मदद करता है, ये कंजुगेशन में मदद करता है। कंजुगेशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया भी तो दूसरे बैक्टीरिया के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसके लिए क्या होता है, पिलाई बनाता है। एक और तरह का एक्सटेंशन होता है, एक लंबा, इतना लंबा एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा प्यारा फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या करता है, एक ही काम करता है फ्लैजेला, लोकोमोशन। और भी इसके अंदर और क्या क्या पार्ट्स हैं, इसके जो ये बहुत सारा खाना स्टोर भी करता है ऐसे छोटी छोटी बॉडीज में। इसमें क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। इसे हम क्या बोलेंगे, इनका नाम है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज ये करता है स्टोरेज ऑफ फूड। और भी ऐसे छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी एक तरह के इंक्लूजन बॉडीज से होते हैं, बस इनमें हवा भरी होती है। इसे हम बोलते हैं हवा भरी होती है, या फिर इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स भरे होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। ये नॉर्मल सेल के वैक्यूल्स जैसे नहीं, क्यों, क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये इन्हें हम नॉर्मली इस सेल्स में क्या पाया जाता है, गैस वैक्यूल्स। इनके अंदर गैस भरी होती है। ऑफ कोर्स ये सब कुछ कहाँ तैर रहा है, ये सब कुछ तैर रहा है, ये जो एक बड़ा सा फ्लूइड लाइक मटेरियल, इसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब हम एक बात करते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर की बात की थी, क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे पहले क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में दो तरह का होता है, एक
और दूसरा होता है हमारा स्लाइम लेयर। एक होता है कैप्सूल, दूसरा है स्लाइम लेयर। कैप्सूल जो थिक, अगर एक बहुत थिक ग्लाइकोकैलिक्स हो तो उसे बोलेंगे कैप्सूल, और अगर बहुत थिन हो तो ऑफ कोर्स स्लाइम लेयर। अब ये क्यों थिक है, क्यों थिन है? अब इसी ग्लाइकोकैलिक्स से दो तरह के बैक्टीरिया को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बैक्टीरिया को, एक नाम है हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम स्टेनिंग, एक तरह का स्टेन होता है। जब अगर हम किसी बैक्टीरिया में ग्राम स्टेनिंग डालते हैं तो अगर उसने स्टेन को पकड़ लिया, वो स्टेन हो गया, तब उसे बोलेंगे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और जब स्टेन नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि उसमें नो स्टेन, तो उसे बोलेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो जो ग्राम पॉजिटिव क्यों स्टेन हो गया? क्योंकि इसकी जो लेयर थी वो थिन लिपिड लेयर से बनी है। इसीलिए अगर हमसे कोई सवाल पूछे ग्राम नेगेटिव क्यों, इसमें बहुत ठीक है, ठीक लिपिड लेयर। ये हो गया फर्स्ट जो आउटर मोस्ट लेयर थी उसकी बात। उसके अंदर भी एक दूसरी लेयर है। क्या है उसके अंदर? क्या था? सेल वॉल। अभी जो सेल वॉल है प्लांट सेल वॉल की तरह नहीं है। प्लांट सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। ये सेल वॉल किससे बना है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। ये पेप्टिडोग्लाइकन भी दो तरह के पार्ट से बना है। एक है हमारा नाग, एक है हमारा नाम। क्या ये नाम? नाम को हम लोग बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन। एक है दूसरा, ये क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। हाँ, अब सेल वॉल के अंदर एक और लेयर क्या थी? थर्ड थी सेल मेम्ब्रेन, है ना? इसके बारे में हम ज्यादा बात यूकैरियोटिक सेल के अंदर करेंगे। कुछ चीजें बता सकते हैं कि सिलेक्टिवली परमेबल होती है, सबको अंदर नहीं घुसने देती, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। और क्या होता है इसके अंदर? लिपिड की बाई लेयर होती है, दो लेयर होती है लिपिड की। तो ये सब बात है सेल मेम्ब्रेन की। इसकी डिटेल डिस्कशन हम यूकैरियोटिक सेल में करेंगे। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियोइड। ये क्या है? एक क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर on which genetic material is present। ये जो जेनेटिक मटेरियल ये कैसा होता है? जेनेटिक मटेरियल के बारे में बातें, ये लीनियर होता है। लीनियर यानी कि सीधा, ऐसा लीनियर होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये डीएनए होता है नॉर्मली। तो स्पेशल जीन्स होते हैं, इनके क्या बोलते हैं? हाउस कीपिंग जीन्स। क्यों ऐसा नाम दिया गया? क्योंकि ये जो जीन्स है ये हर तरह का काम करता है। ये जो जीन्स है रेस्पिरेशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है, तो इसलिए इसे हाउस कीपिंग जीन्स बोलते हैं। ये हो गया न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट हम आते हैं इनफोल्डिंग्स पे। नंबर 5 सबसे मेन इनफोल्डिंग ने क्या बताया? मीजोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। क्या ये इनफोल्डिंग, इन यानी कि अंदर से फोल्ड हो रहा है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सीएम यानी कि सेल मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन से हम एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी बोलेंगे। ये क्या काम करता है? इसकी जगह फंक्शन करें तो ये होता है C2R2। ये फंक्शन है इसकी। C2R2 मतलब C से पहला C आता है सेल वॉल फॉर्मेशन, पहला सी। और क्या कर रहा है? सेल डिवीजन, दो सी हो गए। R2
रेस्पिरेशन। ये हो गए मेसोसोम्स की फंक्शन। नंबर 6 क्या ये क्रोमैटोफोर। ये भी क्या है इंक्लूजन इनफोल्डिंग ही है ना, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जिससे इसमें कलर आती है, इसकी हम लोग बोलते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये सब पर्पल ग्रीन ये सब उनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं और ये पिगमेंट्स कहाँ होते हैं, क्रोमैटोफोर में होते हैं। अगर इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो तब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इसका एग्जांपल चाहिए मुझे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे हमारे एक नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, सायानो बैक्टीरिया। ये हो गई इनफोल्डिंग की बात है। कुछ एक्सफोल्डिंग भी होती है, एक्सटेंशन भी होती है। नंबर 7 पहला हमने बात की थी फिम्ब्रे की। फिम्ब्रे क्या है, एक्सटेंशन, आउटर एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और क्या है फिम्ब्रे, क्या करता है, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम क्या होता है, सरफेस। जैसे कि हमारे अंदर का कोई सरफेस है उसमें भी तो बैक्टीरिया चिपकेगा ना कहीं ना कहीं, किसकी मदद से चिपकता है, फिम्ब्रे की मदद से। 8 आता है पिलाई में। अच्छा फिम्ब्रे किससे बना होता है, ये तो आसानी है, ये बना होता है फिम्ब्रिन प्रोटीन से, इसीलिए इसका नाम फिम्ब्रे है। पिलाई को पिलाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर पिलिन प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, कंजुगेशन में मदद करता है। कंजुगेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये एक सेल है, एक बैक्टीरिया और ये दूसरा बैक्टीरिया। अगर इसको इस बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल देना है तो ये क्या करेगा, अपना पिलाई ऐसे एक्सटेंड करेगा और इसके साथ जोड़ देगा, एक ब्रिज बन गया। अब इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक टाइप की, इसे हम बोलते हैं कंजुगेशन, ये पिलाई की मदद से होती है। 9th आता है हमारा फ्लैजेला। फ्लैजेला यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है। ये किससे बनता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से। फ्लैजेलिन प्रोटीन से कैसा दिखता है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा। सबसे नीचे जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी, जो कि अटैच होती है हमारे बैक्टीरिया से, बेसल बॉडी। ये पार्ट को हम बोलते हैं हुक, और ये जो सबसे लंबी पार्ट है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। नेक्स्ट आता है नंबर याद नहीं, नेक्स्ट आते हैं हम इंक्लूजन बॉडी में। इंक्लूजन बॉडी ये क्या करती है, नॉर्मली स्टोरेज ऑफ फूड करती है। इसकी कुछ मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं गैस वैक्यूल, जिसके अंदर फूड की जगह गैस भरी हो। क्यों भरी होती है, ताकि ये बुओयांसी कर सके, यानी कि पानी के सरफेस में तैर सके खुद ब खुद, उसे क्या बोलते हैं हम, बुओयांसी, जो कि गैस वैक्यूल करते हैं। अच्छा हमने बात की थी फ्लैजेला की, फ्लैजेला का काम क्या है, लोकोमोशन करना, ठीक है। पिलाई का काम है कंजुगेशन करना, फिम्ब्रे का काम है अटैचमेंट करना, और फ्लैजेला का काम है लोकोमोशन करना। गैस वैक्यूल क्या करता है, बुओयांसी। एक और तरह का वैक्यूल होता है, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मो रेगुलेशन करता है, क्या करता है ये, ऑस्मो रेगुलेशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम प्लाज्मिड में। ये हमने बात की थी, ये एक बैक्टीरिया है, उसका एक मेन जेनेटिक मटेरियल है। इस
बैक्टीरिया के अंदर एक छोटा सेकेंडरी जेनेटिक मटेरियल भी होता है, ठीक है। सेकेंडरी जेनेटिक मटेरियल भी होता है, सेकेंडरी मटेरियल को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। तो ये क्या है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हुआ, क्रोमोसोमल जो कि न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनके हम क्रोमोसोमल बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस से ये काम कर रहा है, न्यूक्लियोइड इसके बाहर है, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। ये हमें दिख रहा है, ये सर्क्यूलर है, ये जो थी ये लीनियर डीएनए है, ठीक है, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये सर्क्यूलर है प्लस डबल स्टैंडर्ड भी है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यह नॉर्मली बहुत ज्यादा यूज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इसका और क्या क्या काम है सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ये विरुलेंट होता है, यानी कि हमारे अंदर जो इन्फेक्शन होती है ये प्लाज्मिड ही करता है, ये उसका अपना वो मेन जेनेटिक मटेरियल को नहीं देता, वो अपना सेकेंडरी जेनेटिक मटेरियल को देता है, विरुलेंट होता है इसलिए। और क्या काम कर सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबॉडी जिस पे एक्ट नहीं करती, क्यों? क्योंकि उनके प्लाज्मिड में ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। ये काम भी हो गया प्लाज्मिड का। इसके बाद हमने और क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स की भी डिटेल स्ट्रक्चर हम यूकैरियोटिक सेल में करेंगे। तो राइबोसोम के बारे में छोटी छोटी स्ट्रक्चर, छोटी छोटी बात जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में होती है। ये 70S होता है, यानी कि 50S प्लस 30S। अब ये S क्या है, ये भी हम यूकैरियोटिक सेल में करेंगे। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि दो ऑड नंबर को जब जोड़ेंगे तो एक ऑड बनता है, ठीक है। 50 प्लस 30 होता है 80 है, लेकिन राइबोसोम के केस में 50S एक यूनिट होता है, 30S दूसरा यूनिट होता है, इन दोनों को मिलाते तो 70S यूनिट होते हैं। ऊपर होती है छोटी सी है 30S, ये है हमारी 50S। इन दोनों को जोड़ता कौन है, ये एक तरह का आयन जोड़ता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन जोड़ता है इसे, इन दोनों यूनिट्स को। लिक्विड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या ये एक डेंस लिक्विड है, डेंस यानी कि गाढ़ा फ्लूइड, फ्लूइड। क्यों ये फ्लूइड है, क्योंकि इसमें 70 से 90% वाटर से बना है। ये मेन प्लेस है, मेन प्लेस को हम लोग बोलते हैं एरिना भी बोलते हैं। ये एरिना है ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है एक सेल में, वो सब कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक सेल में एक छोटा सा पॉइंट और है एनसीईआरटी में दिया हुआ कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर बैक्टीरिया मेरा सर्कल स्फेरिकल टाइप का दिखे, गोल गोल, इसे हम बोलेंगे स्फेरिकल टाइप का अगर दिख रहा है तो इसे का नाम होता है कोकस, इसे हम कोकस बुलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जो कि न्यूमोनिया कहलाता है, न्यूमोनिया। तो ये भी क्या ऐसा स्ट्रक्चर है। दूसरा होता है रॉड शेपेड स्ट्रक्चर, इसे क्या है, रॉड शेपेड स्ट्रक्चर। इसका नाम है बैसिलस। जैसे कि इसका एग्जांपल हम बायोटेक में देख सकते हैं, बैसिलस थरिंजेंसिस, बैसिलस थरिंजेंसिस। तीसरा तरह का स्ट्रक्चर होता है कॉमा शेप का, ये कॉमा शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं विब्रो। ये क्या होता है, कॉमा शेप, इसका नाम है विब्रियो। जैसा कि जो कॉलेरा, जो बैक्टीरिया कॉलेरा फैलाता है उसे हम बोलते हैं विब्रियो कॉलेरे, विब्रियो कॉलेरे, ये कॉमा शेप का होता है।
लास्ट आ गए हमारे स्प्रिंग के तरफ, स्पाइरल, इनका नाम है स्पिरिलम। एग्जाम्पल, जो बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्स करता है, रोडो स्पिरिलम। तो आज हमने बात की प्रोकैरियोटिक सेल की, नेक्स्ट क्लास में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।